नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। और हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के सोनीपत और हमारे साथ हैं सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार। खास बात यह है कि 2 दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इनको राहत दी है, क्योंकि लगभग 2 महीने पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक इलीगल माइनिंग केस में इनको अरेस्ट कर लिया था। उनसे जानेंगे इस केस के बारे में और क्या इम्पैक्ट पड़ा है उनके अरेस्ट होने के बाद उनके कैंपेन में, और कितना चांस ये देखते हैं अपने कैंपेन को सोनीपत में और कांग्रेस को ओवरऑल हरियाणा में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द प्रिंट में। जानना चाहूँगा कि लगभग 2 महीने पहले आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया था। सर, ये केस आपके खिलाफ कहाँ से शुरू हुआ, क्या मामला है? आपने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं रखी है कभी भी किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस केस के बारे में। हम चाहते हैं कि डिटेल में समझाएं कि आपके ऊपर क्या इल्ज़ाम है। देखिए, ये केस जो है वैसे तो ये 2 महीने नहीं 70 दिन पहले जो है मुझ पर ये मुकदमा दर्ज किया गया ईडी द्वारा 20 जुलाई को, और 4 जनवरी को रेड हुई थी मेरे घर पे, और भी कई जगह हुई थी, मेरे घर पे, मेरे पिछले घर पे भी और मेरे ऑफिस पे भी हुई थी। तो उस समय जब रेड हुई तो ये लगातार 36 घंटे तक रेड करते रहे और कोई डॉक्यूमेंट और ये वो कुछ भी इनको यहाँ से नहीं मिला। लेकिन और वो उसके बाद करीब 10 या 15 बार मुझे बुलाया उसके लिए, क्वेश्चनिंग के लिए। अच्छा, समन किया? समन करते रहे, और मैं भी जाता रहा, मेरे बच्चे भी जाते रहे। अचानक जुलाई में फिर ये शुरू हो गए बुलाना डेली बेसिस पे, और 2 दिन बाद बुलाते थे, और 20 तारीख को मुझे गिरफ्तार कर लिया। अब रही बात जो इन्होंने गिरफ्तारी का आधार बनाया है, वो कहते हैं कि मैंने इलीगल माइनिंग की है। जिस माइनिंग की बात कर रहे हैं वहाँ इलीगल माइनिंग अगर हुई थी या हो रही थी, तो वहाँ इलीगल माइनिंग अगर जहाँ होती है तो किसी के खेत में होगी तो खेत वाला मुकदमा दर्ज कराएगा। अगर किसी माइनिंग डिपार्टमेंट का कहीं लॉस होगा, अगर मान लो किसी सरकारी ज़मीन में होगी तो सरकार कराएगी। माइनिंग डिपार्टमेंट का होगा, अगर ठेकेदार माइनिंग डिपार्टमेंट के नियम को तोड़ रहा होगा तो माइनिंग डिपार्टमेंट कराएगा। वहाँ पर कुछ मुकदमे दर्ज थे, किसी जो लोग अवैध खदान करते थे, और उनके मुकदमे, उनकी कंप्लेंट के द्वारा मुकदमे दर्ज थे। उसके आधार पर ईडी ने रेड किया। अब रेड में जब ये आया तो उन्हें था कि लगा कि मैं भी, क्योंकि मैं माइनिंग के काम से जुड़ा हुआ था। अच्छा, आप पहले माइनिंग के काम से? पहले आज से कई साल पहले 2014 तक ही मैं माइनिंग से काम से जुड़ा था। अच्छा। वो जो डेवलपमेंट कंपनी की जो ये बात कर रहे हैं। सर, मैं इस सवाल पे आता हूँ, इसी से हम आगे बढ़ाते हैं। तो ईडी का जो भी दस्तावेज है, जो क्योंकि हम कवर करते हैं लगातार ईडी के और इनके केसेस को, तो हमने देखा है दस्तावेज में वो कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसके आप डायरेक्टर रहे हैं और उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला है। तो देखिए, मैं आपको उसका बताता हूँ, क्या है? 2013 में मैंने उसे रिजाइन दे दिया था। अच्छा। 2013 में उसमें कुछ शेयर होल्डिंग खड़ी थी। हालांकि शेयर होल्डिंग जो है वो 8-9% की है। अच्छा। मेरे परिवार की अगर टोटल गिने तो वो शायद 30% है उसमें। तो वो शेयर होल्डिंग खड़ी थी, हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ 900 शेयर थे। 900 शेयर के वैल्यू ही 9,000 रुपए थी। अच्छा, वो अभी भी हैं उस कंपनी में, लेकिन आप डायरेक्टर नहीं हो उस कंपनी का? कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, बिल्कुल डायरेक्टर 2013 से डायरेक्टर नहीं हूँ। अब हुआ क्या कि इन्होंने जो है उस कंपनी में कोई अवैध माइनिंग, उस कंपनी ने कोई माइनिंग का काम लिया, और उस माइनिंग के काम में एनजीटी ने 2.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। अच्छा। पेनल्टी लगाती है कि भी अगर मान लो कोई कंपनी, जिस तरीके से जो मैंने समझा है काम को, कि जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के जो नियम है अगर उसको तोड़े, वो ये होते हैं कि भी आपने पौधा नहीं लगाए माइनिंग करके, या उसको भराव नहीं किया, या इस तरह का कुछ रहा होगा, तो वो पेनल्टी लगा देती है। वो पेनल्टी लगती है, बहुत माइनिंग वालों को दुनिया भर की पेनल्टियाँ लगती रहती हैं, मतलब अगर कोई उसके नियम फॉलो नहीं करता तो। और वो जो कंपनी है उसमें जो पेनल्टी लगी थी, तो वो पेनल्टी भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, क्योंकि एनजीटी अगर पेनल्टी लगाती है तो चैलेंज हो जाती है। अच्छा। भाई ये था उसमें, लेकिन ईडी ने क्या किया, उसको ये माना, वो ईडी ने जो केस बनाया उसने कहा कि ये अवैध हुआ, इस कंपनी ने किया, और इस कंपनी का कर्ता धर्ता मैं हूँ। अच्छा, और इस बेसिस पे आपको? इस बेसिस पे। अब मैं तो यमुनानगर का ना तो मेरा कोई वहाँ का कभी गया, मैं तो एमएलए रहा और अपना विधानसभा जाता था, सोनीपत में रहता था, और ना ही किसी तरीके, मतलब कोई मेरी तो फोन लोकेशन भी नहीं मिलेंगी उनको वहाँ की। अच्छा। अभी मैं कभी गया ही नहीं। और फिर मान लो अगर ये कहते हैं कि मैंने किया होगा, जब मैं डायरेक्टर हूँ नहीं, जो डायरेक्टर होता है कंपनी के, अगर मान लो शेयर होल्डर का, तो कोई वो, अगर मान लो मेरे शेयर होल्डर शेयर खड़े थे और उसने कोई अवैध किया भी, तो वो डायरेक्टर को पकड़े, या जिन्होंने काम किया, कोई मैनेजर होगा, कुछ होगा, जो होगा उनको पकड़े। तो ये चीज़ थी मतलब इसमें।
सर आपको 20 तारीख को गिरफ्तार किया, उसके बाद आप लगातार जेल में थे, पहले ईडी की कस्टडी में जी थे, मैं फिर लगभग जुडिशियल मैं कस्टडी में। 69 डेज जो है, मतलब 12 दिन इनकी, उसमें इनकी भी एक तरह से जेल से भी बदतर हालात करते हैं ये। वहाँ पे एक 4x6 का एक रूम है। मैं चाहता हूँ कि सर आप थोड़ा डिस्क्राइब करें कि जैसे आप जैसे और भी कई पॉलिटिशियंस हैं जिनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और भी एजेंसीज ने अरेस्ट किया है, तो सर क्या हालात होते हैं वहाँ? ये हालात ये करते हैं कि आदमी को ये होता है कि आदमी कहता है कि या तो इनसे जान छुड़ा दो या मुझे मौत दे दो, ऐसे हालात करते हैं। 4x6 के एक रूम में, एक उसमें पिंजरे टाइप बना रखे, उसमें डाल देते हैं और सिर्फ 2 रोटी सवेरे और 2 शाम को देते हैं। ये हालात करते हैं सवेरे 11 बजे, और उससे पहले जब अगर किसी को उस पर भी बुलाते हैं ना समनिंग के लिए भी, जी, समनिंग में सवेरे 11 बजे बुलाते हैं और रात को 12 बजे छोड़ते हैं। आपके साथ यही हुआ था? हाँ, मेरे साथ क्या, और भी जिन लोगों को भी बुलाते हैं सभी के साथ ये होता है। तो 20 तारीख से लेके और अभी तक जो आपका कैंपेन रहा, आपको बीच में कांग्रेस ने टिकट भी दिया और आप कस्टडी से ही आए नॉमिनेशन भरने के लिए, आपको लगता है कि आपका कैंपेन पे असर पड़ा इस चीज़ का? मतलब देखिए हर चीज़ पे असर तो पड़ता है, लेकिन मेरा जहाँ तक ये था, क्योंकि इनका मकसद ये रहता है कि जहाँ चुनाव शुरू होते हैं, जिस स्टेट में भी चुनाव होते हैं उसे 6 महीने पहले जो है टारगेट कर लेते हैं वहाँ के लोगों को, पॉलिटिशियन को, कि किस तरीके से अपने राज बढ़ाने के लिए उन्हें मुकदमे दर्ज कर दो। फिर बाद में वो अगर वो मान लो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके सारे केस खत्म हो जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे कितने लोगों को, कितने नेताओं जो जा चुके हैं बीजेपी में, तो यही टारगेट रहता है इनका। तो आपको पॉलिटिकल टारगेट किया गया। एक थ्योरी ये चलती है सर आपके बारे में कि आप हुड्डा जी से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बहुत नज़दीक रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर जो एक्शन हुआ या फिर जो मतलब आप जो कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया आपके खिलाफ, वो इस वजह से है? देखिए मैंने बताया ना कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं जिस स्टेट में भी, तो ये उस स्टेट के जो लगता है कि ये विधायक जीतने वाले हैं तो उनको टारगेट कर ही लेते हैं। एक बात बताएं सर, 2014 में कांग्रेस बहुत ख़राब हालत में थी, लगभग 15 सीटें जीती थी कांग्रेस ने 2014 में। 19 में 15 सीटें का और इजाफा हुआ और आप पहली बार 2019 में जीते जब कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। आपको क्या लगता है कि क्या आप वापस जीतेंगे और क्या कांग्रेस 15 सीटें और जोड़ पाएंगी? जी, मैं बताता हूँ आपको, कांग्रेस जो है 2019 में जो 31 सीटें जीती थी और इस बार जो है कांग्रेस जो 70 से 80 सीटें जीतने जा रही है। 90 में से एक तरफा 80 सीटें जीती, 80 सीटें। एक तरफा माहौल है पूरा प्रदेश में, एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल। और जहां तक मेरी अगर सोनीपत विधानसभा की आप बात करें, जब इनका 75 पार का नारा था और सोनीपत में जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रही इन्हीं की थी, तो उस वक्त भी सोनीपत की देवतुल्य जनता ने मुझे 60% वोट दिया था। 33,000 वोटों से मुझे जीत हासिल हुई थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इस बार मुझे करीब 50,000 और 60,000 के बीच में मार्जिन से लोग जो है मुझे जिताने का काम। अपने सोनीपत की बात की तो मैं सोनीपत पे ही आऊँगा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं निखिल मदान, वो मेयर रहे हैं यहाँ के, और सोनीपत एक समझिए तो कि एक शहरी क्षेत्र माना जाता है, शहरी विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, एक शहरी बहुल एरिया है। तो आपको नहीं लगता है क्योंकि वो मेयर हैं, उनको अर्बन गवर्नेंस की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, उनकी शहर पे वोटर्स के ऊपर ज़्यादा पकड़ होगी, तो ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, जो मैं आपको एक मेन बात तो ये बता दूं कि जब सोनीपत के मेयर का जो चुनाव, वो मेयर कांग्रेस के मेयर थे, वो बीजेपी के मेयर नहीं थे, तो कांग्रेस के ही वोटर्स ने उसको मेयर बनाया था। अब वो उन्हीं वोटर्स को जो है धोखा देके भाग गया। भाई या तो वो ये कहता कि भाई ठीक है मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, या वो रिजाइन देके जाता कि ठीक है भाई मैं कांग्रेस से बना था और मैं रिजाइन दे दिया, ये संभालो, और मैं जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। ये तो सोनीपत की जनता के साथ धोखा किया है उन वोटरों के साथ। मतलब मेयर चुनाव की जीत कांग्रेस। देखिए आप देखो लोग वोट देते हैं, बड़ा ये सोच समझ के देते हैं कि भाई इस व्यक्ति को हम वोट दें, ये जो है लॉयल रहेगा, कम से कम पार्टी के प्रति लॉयल रहेगा, लोगों के प्रति लॉयल रहेगा। लोग पार्टियां बदलते हैं, नेता बदलते रहते हैं, समय के अनुसार बदलते हैं। भाई ठीक है उसको टिकट ना मिली, बदल गया, ऐसे भी है। कईयों को होता है कि उसकी लहर चल रही है, वहां बदल गए। लेकिन जब तक वो, अभी तो 3 साल हुए थे सारे ही, 3 साल तो लोगों के साथ तो ये धोखा हुआ ना जी। तो उन्होंने पाला बदल लिया और पार्टी बदले, कोई बात नहीं है, सबका ये तो एक मौलिक अधिकार है भाई, कोई कहीं किसी पार्टी को ज्वाइन करे, लेकिन कम से कम रिजाइन देके तो जाता कि भाई ठीक है आप लोगों ने चुना, मैंने ये रिजाइन दे दिया और मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस स्वीप कर रही है, 80 सीटें जीत रही हैं, लेकिन एक तरीके से ये भी कहीं खबर आ रही है कि एक गुट बना हुआ है कांग्रेस में, एक कुमारी शैलजा का गुट है, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। नहीं, ये जो बात है ये बीजेपी के लोग करते हैं। कांग्रेस जो है, तो आप इसको सिरे से खारिज करते हैं? बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ।
तो आप कह रहे हैं कि सब एक पेज पर बिल्कुल है सब, कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद द प्रिंट से बात करने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे सुरेंद्र पवार, सोनीपत से विधायक और अब वर्तमान के कैंडिडेट कांग्रेस से। अभी ये देखते हैं कि कितना बड़ा मुकाबला होगा इनके और निखिल मदान, जो कि पहले कांग्रेस के कैंडिडेट थे और मेयर का चुनाव सोनीपत में जीता था। हालांकि वो अभी इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह बिस्ट के साथ मयंक, द प्रिंट, हरियाणा।